नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 32 सॉल्व करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डेली क्विजेज होती हैं लगातार स्लॉट नंबर 2 के अंदर। स्लॉट नंबर 1 दिन में 2 बजे होती है, उसे भी अटेम्प्ट किया करिए। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे एरर फाइंड करना है। तो देखिए सेंटेंस क्या है कि इफ़ इट वुड रेन दे विल नॉट कम। ठीक, तो चूंकि क्या है कि पार्ट ए में इफ़ यूज़ हुआ है, तो जैसे किसी सेंटेंस में मान लीजिए सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है इफ़, एज इफ, व्हेन, आफ्टर, अंटिल या अनलेस इन जैसे शब्दों से, तो उसके बाद ये विल, वुड, शैल ये सब यूज़ नहीं करते हम कभी भी। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे क्या कि इफ़ इट रेन्स, है ना, ये वुड नहीं होगा, इफ़ इट रेन्स दे विल नॉट कम। तो हमारा जो ए पार्ट है ये इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी आपको वही एरर फाइंड करना है। अगर नहीं है तो ऑप्शन जो हमारा डी है नो एरर का, वो चूज़ कर लीजिए। तो देखते हैं अपना क्या है कि ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे दैट मेनी पीपल वंडर। यहाँ तक तो ठीक है। अगला देखते हैं, हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट देम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि हाउ, देखिए सी वाला जो पार्ट है हमारा ये एरर है। तो एवर शब्द यहाँ पे जो है इसके पहले हम यूज़ करेंगे हैड वर्ड को, ठीक है, तब जाके हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो हाउ दे एवर हैड लिव्ड विदाउट देम, तो सी वाला पार्ट जो हो गया ये एरर हो गया। माई फादर डिड नॉट अप्रूव ब्लैंक स्पेस द प्लान ऑफ ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड बिकॉज ऑफ बैड वेदर देयर। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है कि अब ब्लैंक स्पेस आपको फिल करना है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, तो अप्रूव ऑफ। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन यहाँ पे अप्रूव के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आई सेटल्ड ब्लैंक स्पेस कनाडा लास्ट ईयर। ठीक है, तो सेटल्ड इन, ठीक है, जहाँ पे भी इसको याद रखिए कि कोई सिटी की बात हो, स्टेट की बात हो, कंट्री की बात हो, वहाँ पे सेटल होने की बात हो रही है तो इन का यूज़ करते हैं, इन प्रोपोजिशन, ऑप्शन बी। अगला वर्ड है हमारा अबियंस। इसका आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो दिए हुए 4 ऑप्शंस में से सस्पेंशन जो है ये इसका एग्जैक्टली जो है वो मीनिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वर्ड हमारा है डाउंटलेस, इसका सिनोनिम बताना है। तो डाउंटलेस का हमारा जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेव। ठीक है, दिस इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि क्लैंडेस्टाइन वर्ड का आपको ऑपोजिट बताना है। ठीक है, तो या एब्रप्ट, इलिसिट, ओपन या फिर वेरी। तो ओपन जो है ये हमारा ऑपोजिट हो जाएगा क्लैंडेस्टाइन का। अगला वर्ड है इंट्रेपिड। ठीक है, तो इसका आपको ऑपोजिट बताना है। तो इंट्रेपिड का हमारा ऑपोजिट हो जाएगा इनमें से मीक। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अब देखिए यहाँ पे कोटेड पार्ट है एक सेंटेंस के अंदर, इसको हमें इंप्रूव करना है। तो देखते हैं इंप्रूव करके होता है या नहीं। तो आफ्टर ही अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस ही गोज टू जिम। ठीक, तो देखिए क्या है कि कॉमा के बाद चूंकि ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है ना, तो पहला पार्ट भी हमारा उसी हिसाब से होगा। तो क्या करेंगे हम, आफ्टर, है ना, ही अराइव्स, ये वाला देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा कि आफ्टर ही अराइव्स फ्रॉम ऑफिस ही गोज टू जिम, ऑप्शन सी। अगला पार्ट है कि यहाँ पे भी वही इंप्रूव करना है कि व्हेन आई फर्स्ट सॉ अंकित ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा जो है वो दिस इज परफेक्टली फाइन, तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है हम उसको चूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईडियम है हमारा टू स्टील अ मार्च। इसका आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताना है। टू स्टील अ मार्च का हमारा जो मीनिंग होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, टू आउटशाइन। ठीक है, ये टू आउटशाइन मतलब कि आगे निकलना, टू स्टील अ मार्च। अगला क्वेश्चन है कि इन अ जिफी, इसका आपको ईडियम का मीनिंग बताना है। तो इन अ जिफी का मतलब हो जाएगा इसमें दिए हुए में से समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, ऑप्शन सी जो है ना, शीघ्र हो जाना। तो ये इन अ जिफी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की मेनिया फॉर ट्रैवल, है ना, तो इसको बोलते हैं ड्रोमोमेनिया। ठीक है, ड्रोमोमेनिया, ऑप्शन ए, है ना, जिसको घूमने का बहुत ज़्यादा मेनिया है, ड्रोमोमेनिया। अगला क्वेश्चन है कि वन हु हैज़ सडनली गेंड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे पारवेनु, ऑप्शन सी जो है, मतलब कि जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में काफ़ी धनी हो जाए या प्रभावशाली हो जाए उसको बोलते हैं पारवेनु। अगला क्वेश्चन है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 3 तो सही होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा इसमें से गलत क्या है। तो ऑप्शन ए पहले देख लीजिए,
एक्विसेंस तो ये ठीक है, एलिनेट भी ठीक है, बेलिग्रेंट भी ठीक है, सबॉटेज जो है ये इनकरेक्टली लिखा हुआ है। सिर्फ एक बी जो है उसका यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है ना, SABOTAG, सैबोटेज, तोड़ फोड़। अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी इनकरेक्टली वर्ड आपको बताना है। तो देखिए पहला ही गलत है, एल्यूमिनियम, है ना, इसकी स्पेलिंग गलत है। सिमेट्री, रिकमेंड, सैटेलाइट ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले ऑर्डर के हिसाब से दिए हुए ये जो शब्द दिए हुए हैं हमारे पास 5, इनको लिखना है। तो अगर हम ऑप्शन ए के हिसाब से देखें 1 2 4 5 3, है ना, ये करेक्ट है। इसके हिसाब से आप अरेंज करिए, ये करेक्ट ऑर्डर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है, ACEFHJKMO। तो अगला क्या होगा, तो पहले इसका पैटर्न समझते हैं। तो पहला देखिए जैसे ACE है तो क्या हो रहा है कि A की पोजीशन 1 है, C की कितनी होती है 3 और E की 5, ठीक। क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर यहाँ पे भी +2 हो रहा है, ठीक। फिर FHJ में भी वही हो रहा है, KMO में भी हो रहा है। तो नीचे हम देखते हैं कि ये 4 ऑप्शन में किस में हो रहा है। तो पहला अगर देखेंगे तो Q के बाद, है ना, R +1 ही हो रहा है, ये गलत है। PRT देख लेते हैं, तो P के बाद फिर Q फिर R, ठीक है, फिर R के बाद S फिर T, ये ठीक तो है। तो ऑप्शन जो B होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 9 18 72 576 के बाद क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा, ठीक। तो देखिए हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है उसको समझते हैं। जैसे 9 है, फिर 18 है, फिर क्या है 72। तो थोड़ा यहाँ देखिए 9 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 18 आया, फिर 18 में उसका डबल हो रहा है, देखिए 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फिर 72 में क्या कर रहे हैं हम, 8 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है हमारा 576। अब 576 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 का, ठीक है। तो ये हमारा आएगा निकल के 9216, ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अब एक पूनम अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया। तो अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। तो एक ये ब्लड रिलेशन निकल के आ रहा है। तो ऑप्शंस क्या हैं, दादा, पिता, ममेरा भाई या अंकल। तो एक बार इसको यहाँ पे चलिए ड्रॉ करके देखते हैं पहले क्या है। तो पूनम अक्षय से कह रही हैं क्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करते हैं इसको। मान लीजिए ये अक्षय है, ठीक, कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन, तो अक्षय की इकलौती बहन मतलब सिंगल सिस्टर है कोई, तो मान लीजिए ये अक्षय की बहन है, सिस्टर। अब इकलौती बहन की पुत्री, तो ये सिस्टर की जो है डॉटर है ना, उसका नाम क्या है, स्नेहा। तो ये हो गई स्नेहा, ठीक। अब कह रहा है कि स्नेहा को विद्यालय स्तर की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया, ठीक। तो अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। तो ये है स्नेहा, ये है अक्षय। तो अब क्या है कि स्नेहा जो है उसकी बहन की बेटी है, तो अक्षय जो होगा क्या होगा, उसका मामा होगा, है ना। ये है अक्षय जो है वो स्नेहा के मामा हैं। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। तो ये करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोर से 18वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो चूंकि दोनों तरफ से जो तारक है वो 18वें स्थान पे है, तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं कि अगर दोनों तरफ से 18 है ना, तो 18 + 18 और एक उसकी पोजीशन जो है वो कॉमन है, तो इसको -1 कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा 35, ठीक। तो टोटल जो पंक्ति में बच्चे हैं वो कितने, 35, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अमर कैन कंप्लीट अ वर्क। तो ये देखिए इंग्लिश वर्जन, हिंदी में हम आपको समझा देते हैं कि अगर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है अमर, तथा रमन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, परसेंटेज निकालते हैं इसको। अमर कर रहा है 30 दिनों में, ठीक है, और रमन कर रहा है कितने में, 15 में, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना हुआ 30, एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 और 2। अब कह रहे हैं कि उन्होंने मिलकर 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। तो 4 दिन तक इन्होंने काम किया होगा। तो देखिए अमर की एफिशिएंसी 1 और रमन की 2, सॉरी अमर की 1 और रमन की 2 है ना। तो 2 + 1 = 3। अब इन्होंने क्या किया कि 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम किया, ठीक है। तो 3 × 4 = 12। तो 12 यूनिट काम कर लिया 30 में से, है ना, टोटल 30 यूनिट काम था। तो अब वही कह रहा है कि जो 4 दिन में कुल कार्य हुआ तो ये कितना प्रतिशत है ना, ये 30 जो हमारा है इसका कितना प्रतिशत है। तो 12 / 30 × 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, 12 30 का 40% है। तो 40% काम उन्होंने 4 दिन में कंप्लीट किया। तो ये कहाँ दिया है, ऑप्शन सी के अंदर। अगला प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग
एंड कंपेयरिंग, गणना और तुलना करने के लिए, तो ये यूज़ होता है ALU, है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न है कि अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर चिप इज़, है ना, तो जो कंप्यूटर चिप होती है उसका दूसरा नाम है माइक्रोचिप, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि द ब्लैंक स्पेस मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपने मैनुअली खरीदा भी है तो उसके साथ एक उसका यूज़र मैनुअल अटैच होता है ना, वो बताता है कि क्या चीज़ कैसे ऑपरेट करनी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द का आपको यहाँ पे चयन करना है, तो देखिए जितने भी शब्द दिए हुए हैं उसमें से क्या है कि अधिवेशन, पता, निपुण या फिर फागुन, तो अधिवेशन जो है ये तत्सम शब्द है। फिर से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है यहाँ पे, तो इन सब में आंगन, गहरा, निष्ठा या फिर चैन, तो जो हमारा निष्ठा है ये तत्सम है। अब कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपका चयन करना है, तो देखिए क्या है, पहला देखिए कि उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें मात्र थीं, तो जब केवल भी है तो मात्र क्यों लगा रहे हो, गलत है। उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी, ये ठीक है। उसके पास उस समय केवल मात्र, फिर वही बात, उसके पास उस समय 4 भैंसें मात्र थीं, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत है, तो ऑप्शन हमारा जो बी है मोस्ट अप्रोप्रिएट सही है। निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, तो देखिए कोई 3 जो होंगे वो पर्याय होंगे आपस में, तो अनल, अनिल, बयार और समीर, तो अनिल, बयार, समीर जो है ये सब हवा के पर्यायवाची हैं, अनल जो है ये अलग है। अनल आप बताइए किसका पर्याय है, कमेंट करिए। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से बिल्कुल भिन्न है, तो फिर हमारे शब्द क्या है, अभ्यागत, अतिथि, अंतर्गत या फिर आगंतुक, तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अंतर्गत जो है यह भिन्न है, अभ्यागत, अतिथि, आगंतुक पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो बाहुल्य, अतिसंख्यक, महासंख्यक या फिर बहुसंख्यक, तो अगर कोई चीज़ अल्प है तो वो विपरीत होगा बहुसंख्यक, ऑप्शन डी। सकारात्मकता का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो सकारात्मकता का विपरीत जो हो जाएगा वो नकारात्मक हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं पाल सकती, तो अब ये अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री जो है वो कोटेड है, तो एक तरीके से कह लीजिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, कर्कशा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो फिर वही बात यहाँ पे, इम्तिहान लेने वाला मतलब कि एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसको क्या बोलते हैं, परीक्षक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो ये तो अपने आप में परिभाषा ही है, विशेषण जो होता है एडजेक्टिव उसको बोलते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि ने, ऑप्शन बी। द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता माने गए हैं वो हैं इंद्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरों का समकालीन नहीं था, तो जैसे देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, है ना, ये आपस में समकालीन थे, मतलब एक ही टाइम पीरियड पे ये सब थे, बट जो मिलिंद थे ये इनमें से अलग हैं, इनका टाइम पीरियड दूसरा था। अगला प्रश्न है कि स्यादवाद जो होता है इसको थियरी ऑफ मे बी, है ना, ये भी बोलते हैं, तो ये किसका सिद्धांत है, तो लोकायतवाद, वैष्णववाद, जैन धर्म या फिर शैव, तो स्यादवाद जो है जैन धर्म का सिद्धांत है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता को दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया था, तो जो इब्न बतूता था वो प्रमुख काजी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे नियुक्त किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसमें से आज भी बहुत सारे जो प्रयोजन कह लीजिए या उस तरीके के प्रोविज़न किए गए वो आज भी भारतीय संविधान में हैं और उसका पालन होता है, तो ये काफ़ी बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का, ऑप्शन बी। अगला है द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बिन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, ठीक है, तो जो इंडियन फेडरलिज्म की बात होती है तो वो किससे इंस्पायर है, कनाडा से। मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था संविधान में कहाँ से लिया गया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला प्रश्न है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको अपने पसंद से किसी से विवाह करना है, आपकी कोई प्रेमिका है, तो ये अधिकार जो है कौन सा अनुच्छेद आपका रक्षा करता है, तो ये आपके लाइफ एंड लिबर्टी, ऑप्शन बी, आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो इसका शुरुआत हुआ वर्ष 1999 में,
आप हमें ये बताइए कि 1999 में किसकी सरकार थी जब ये योजना शुरू करी गई, कौन प्रधानमंत्री थे भारत के। अगला प्रश्न है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज इंडिकेटेड बाय इट्स कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें कृषि का महत्व किसके योगदान से पता चलता है। ठीक, तो नेशनल इनकम और एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो अगर कृषि काफ़ी अच्छी होगी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, है ना, तो नए रोजगार भी सृजित होंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है इससे भी कृषि का महत्व पता चलता है। फिर अगला है औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसका हम एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मशीनरी वगैरह लगेंगी ताकि और प्रोडक्शन इंकरेज हो सके और तमाम तरीक़ों की चीज़ें भी बनेंगी। तो ये भी बिल्कुल एग्रीकल्चर के लिए उसके सपोर्ट में दिखता है। अगला ऑप्शन है सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। तो जब आपके पास एडिक्वेट कह लीजिए प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, तभी तो खाद्यान्न की जितनी भी सप्लाई है आप पूरी कर पाएंगे। तो इससे भी एग्रीकल्चर का पता चलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं इनका कह लीजिए महत्व, इनसे एग्रीकल्चर का पता चलता है। तो हम ऑप्शन डी जो है वो चूज़ करेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आबिद हुसैन कमेटी जो है वो किससे संबंधित थी। तो आबिद हुसैन कमेटी जो बनाई गई थी वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं उनके प्रयोजनों के, उनके कह लीजिए बेटरमेंट के लिए, ऑब्जर्वेंस के लिए बनाया गया आबिद हुसैन कमेटी। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये सब है ना अपने मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, आरबीआई के परव्यू में है। बट जो इनकम टैक्स रेट है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, ये सब फिस्कल पॉलिसी के दायरे में आ जाते हैं। तो इनकम टैक्स रेट्स जो हैं दीज आर नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एग्जामिन्ड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो जो हमारे कह लीजिए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच और सुझाव किस कमेटी ने दिया, तो चिल्लैया समिति जो थी, ऑप्शन सी, इन्होंने इसका सुझाव दिया। आप इसका वर्ष बताइए कि किस वर्ष में इस समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि द टर्म पेनिनसुला मीन्स अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन। ठीक है, तो प्रायद्वीप जो होता है, मान लीजिए ये प्रायद्वीप है। ठीक, अब ये भूमि का एक टुकड़ा है जो पानी से घिरा हुआ है। तो देखिए तीन तरफ से, एक तरफ से, दो या चारों तरफ से, तो जो तीन तरफ से है ना पानी से घिरा हुआ एक जमीन का टुकड़ा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक, तो मानसरोवर झील से क्या निकलती है आपकी, कौन सी नदी। देखिए तीन नदियाँ हुई, चिनाब, सिंधु, सतलज या फिर काबुल। तो जो हमारी सिंधु नदी है, इंडस, ये सबसे लंबी नदी है पाकिस्तान की और मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ तक ये पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आज के। आने वाले दिनों में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।